अगर मैं फुटबॉल पे एक गोली चलाता हूं और वो गोली आके मुझे ही वापस लग जाती है तो इम्पॉसिबल है, राइट? ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन रदरफोर्ड के साथ ऐसा हुआ था जब उन्होंने एटम के बारे में एक एक्सपेरिमेंट किया था, और उसी वजह से आज हम एटम के बारे में बहुत सारे सीक्रेट जो है जान पाते हैं। ऐसे ही कुछ एक्सपेरिमेंट छुपे हैं हमारे चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ द एटम में, जो हम आज बहुत ही जल्दी फास्ट, क्लियर और इंटरेस्टिंग वे में पूरा रिवाइज करने वाले हैं। अगर आप वीडियो अंत तक देखोगे तो आपको 100% क्रिस्टल क्लियर सारे कंसेप्ट मैं कर दूंगा, और आप एग्जाम में कुछ भी पूछेंगे आप आराम से लिख पाओगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखो। साइंस की दुनिया में पहले लोग ऐसा सोचते थे कि एटम जो है इनडिविजिबल पार्टिकल है, जो हमने चैप्टर नंबर 3 में भी देखा। डाल्टन ने बताया कि एटम जो है वो इनडिविजिबल पार्टिकल है, मतलब इससे छोटा और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन फिर आगे डिस्कवरीज हुई और हमें पता चला, प्रूफ्स मिले कि एटम के अंदर भी और छोटे पार्टिकल्स हैं। यस, मैं पार्टिकल्स की बात कर रहा हूं जिसको हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं, जो है इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो आइए देखते हैं कि ऐसे कौन से एक्सपेरिमेंट थे जहां से हमें ये पार्टिकल्स के बारे में पता चला। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एक एक्सपेरिमेंट की जिसका नाम था कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, जो किया गया था जे थॉमसन के द्वारा 1897 के अंदर। ये एक्सपेरिमेंट में एक डिस्चार्ज ट्यूब यानी कि एक ग्लास की ट्यूब ली गई जिसमें लो प्रेशर पे गैसेस को भरा गया और हाई वोल्टेज वहां से पास किया गया। थॉमसन ने देखा कि जब हम हाई वोल्टेज पास करते हैं तो एक पार्टिकल का रे है जो एनोड यानी कि पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ मुड़ रहा है, यानी कि वो जो है वो नेगेटिवली चार्ज होना चाहिए क्योंकि वो पॉजिटिव के बाजू मुड़ रहा है। ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को थॉमसन ने नाम दिया इलेक्ट्रॉन, और ऐसे हमारा इलेक्ट्रॉन सामने आया। थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन के बारे में एक दो और चीजें बताई कि उसका जो चार्ज था वो -1 जितना उसके पास चार्ज था, और उसका मास जो था दैट वाज 1 डिवाइडेड बाय 1836 ऑफ प्रोटॉन्स, यानी कि ये बहुत ही नेग्लिजिबल मास था, बहुत ही ऐसा मास था जिसको आप काउंट नहीं भी करो तो भी चलेगा। लेकिन ये था हमारा इलेक्ट्रॉन। तो जैसे कि आप जानते हो एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट चलते ही रहते हैं, वैसे ही जैसे ही थॉमसन ने बताया कि एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है एटम के अंदर, लेकिन एटम जो है वो न्यूट्रल रहता है, इसीलिए ई गोल्डस्टाइन ने सोचा कि बैलेंस करने के लिए, नेगेटिवली चार्ज को बैलेंस करने के लिए एक पॉजिटिव चार्ज भी होना चाहिए, जो कि बहुत ही ऑब्वियस था। और उसको ढूंढने के लिए उन्होंने यानी कि ई गोल्डस्टाइन ने 1886 में एक एक्सपेरिमेंट किया जिसका नाम था कैनल रे एक्सपेरिमेंट। उन्होंने देखा कि एक पार्टिकल ऑफ रे जो था वो कुछ ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा था, जहां से इलेक्ट्रॉन जा रहा था उससे ऑपोजिट जा रहा था, और उसको उन्होंने बोला कि ये दिस मस्ट बी अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, जिसको उन्होंने नाम दिया प्रोटॉन। और प्रोटॉन के बारे में उन्होंने ये भी बताया कि प्रोटॉन जो है +1 जितना चार्ज रखता है और उसका मास होता है 1 AMU या फिर 1 U, जो कि हाइड्रोजन एटम का मास होता है उतना ही उसका मास भी है। तो ऐसे ढूंढा गया हमारा प्रोटॉन। तो एटम का जो लास्ट पजल था वो सॉल्व किया चैडविक ने 1932 में, जब चैडविक ने देखा कि न्यूक्लियस में और एक पार्टिकल है जिसने चार्ज नहीं है लेकिन मास उसका प्रोटॉन के जितना ही है, जो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी के लिए जवाबदार है, और इसलिए उसका नाम दिया गया न्यूट्रॉन। और उसका जो चार्ज था, जैसे मैंने बताया, उसके पास नो चार्ज यानी कि 0 चार्ज, और उसको न्यूट्रल चार्ज वाला एलिमेंट बोला गया, और उसका मास भी इतना ही था जितना प्रोटॉन का था, दैट वाज 1 U यानी कि 1 यूनिफाइड मास। तो अब जब सबको पता ही था कि 3 डिफरेंट पार्टिकल्स है एटम के अंदर, तो वो 3 पार्टिकल्स की अरेंजमेंट्स को समझाने के लिए सब लग गए, और जिसको बोलोगे एटॉमिक मॉडल्स। तो सबसे पहला एटॉमिक मॉडल जो है दैट वाज गिवन बाय जे थॉमसन इन 1903। उन्होंने एटम को कुछ ऐसे अरेंज किया हुआ बताया कि एटम जो है अब पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर जैसा है, और जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एम्बेडेड है, यानी कि जैसे वाटरमेलन के अंदर सीड्स होते हैं ना, वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स सब इधर उधर रखे गए हैं। लेकिन ये जो मॉडल था वो बिल्कुल भी फेल हो गया, क्योंकि वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि न्यूक्लियस कहां पे है, इलेक्ट्रॉन्स कहां पे है एग्जैक्टली। उन्होंने रैंडमली बता दिया कि इधर उधर पड़े होंगे, विच वॉज नॉट ट्रू। अब आता है सबसे धमाकेदार एक्सपेरिमेंट, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, दैट वाज डन बाय रदरफोर्ड इन 1911।
उसमें रुदरफोर्ड को लगा कि एक गोल्ड फॉइल के ऊपर अगर मैं अल्फा पार्टिकल्स को फेंकता हूं तो अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन के मॉडल सारे अल्फा पार्टिकल्स जो है वो टकरा के वापस आने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ ऐसे ऑब्जर्वेशंस मिले जिसकी वजह से कुछ कंक्लूजन देने के लिए रुदरफोर्ड को एक्सप्लेनेशन देनी पड़ी, जिसमें मोस्ट अल्फा पार्टिकल्स, जिन्होंने जितने भी अल्फा पार्टिकल्स भेजे थे उसमें से मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स जो है सीधे पास ऑन हो गए। यानी कि उन्होंने यहां से ये बताया कि एटम्स जो है, अल्फा पार्टिकल एक पॉजिटिवली पार्टिकल होता है जो वापस आने चाहिए था लेकिन वो पास हो गया। इससे उन्होंने ये बोला कि एटम जो है इज मोस्टली एम्प्टी स्पेस, पूरी खाली जगह है, उसमें बहुत ही कम 20,000 में से एक पार्टिकल सिर्फ टकरा के वापस आया। यानी कि ओनली सम अल्फा पार्टिकल जो है वो बाउंस्ड बैक हुए, जहां से ये पता चला कि न्यूक्लियस जो है वो बहुत ही डेंस है और लेकिन वो बहुत ही स्मॉल भी है। कुछ अल्फा पार्टिकल जो है सीधा जाने की वजह थोड़े बहुत डिफ्लेक्ट हुए, यानी कि उनका वे ऑफ डायरेक्शन जो था, वे ऑफ मूवमेंट जो था वो हल्का सा डिफ्लेक्ट हुआ। ये बताता है कि जो न्यूक्लियस है, जो सेंटर है, वो पॉजिटिवली चार्ज है, इसीलिए ये जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स हमने फेंके हैं उसका रास्ता जो है वो डिफ्लेक्ट हुआ है। ये मॉडल जो है इसने बहुत कुछ अच्छे से समझाया, जिसकी वजह से आज जितने भी मॉडल या फिर एटम्स के बारे में हम जितना भी जानते हैं उसका ये एक्सपेरिमेंट या फिर ये मॉडल, रुदरफोर्ड का जो ये मॉडल है वो आज उसका बेस है, ऐसा हम बोल सकते हैं। और लास्ट मॉडल दैट वाज गिवन बाय बोर्स मॉडल 1913, जिसको फाइनल फिक्स भी आप बोल सकते हो, जिसमें उन्होंने काफी चीजें क्लियर की। जो सबसे पहले जो क्लियर की वो था इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमते हैं। दूसरा पॉइंट जो था दैट वाज हर ऑर्बिट फिक्स्ड एनर्जी लेवल रखता है, मतलब हर एक ऑर्बिट ऐसे एनर्जी लेवल रखता है जहां पे वो इलेक्ट्रॉन घूम सकता है। और जब ये इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रॉन्स जब घूमते हैं तो वो अपनी एनर्जी जो है वो लूज नहीं करते, ना ही वो एनर्जी गेन करते, वो एक एनर्जी पे एक ही ऑर्बिट के अंदर जस्ट घूमते रहते हैं। एंड दिस वाज सेड बाय बोर इन 1913। बोहर ने इतना बताया, उसके बाद उन्होंने और एक्सपेरिमेंट चालू रखे और उन्होंने बहुत डिटेल में बताया कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कैसे अरेंज होते हैं। यानी कि न्यूक्लियस के बाजू में जो पहली ऑर्बिट है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दूसरी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये सब उन्होंने डिटेल में दिया। तो उन्होंने कुछ ऐसे दिया कि जो पहली ऑर्बिट है उसको हम बोलेंगे के सेल, और वो के सेल्स के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। एल सेल उसके बाद जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, उसके बाद वाली सेल को बोला उन्होंने एम सेल, उसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, और उसके बाद वाली सेल्स को बोला उन्होंने एन सेल जिसमें 32 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ये जो था दैट वाज बेस्ड ऑन अ सिंपल फॉर्मूला जिसको 2n² से डिफाइन किया गया। यानी कि अगर सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है तो 2n² के हिसाब से उसका इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए, तो 2n² के हिसाब से 2,8,1 सिंपल। तो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसे बोहर और ब्यूरी की स्कीम के थ्रू एक्सप्लेन किया गया, और ये जो है आज भी अच्छे से चल रहा है जो हम पढ़ रहे हैं। और अभी ये जो सेल के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिफाइन है उसी के ऊपर से एक और चीज डिफाइन होती है दैट इज वैलेंसी, और इसी को केमिस्ट्री का कोड बोला जा सकता है, क्योंकि हर एक पार्टिकल जो है दूसरे पार्टिकल्स के साथ, दूसरे एटम के साथ रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन कब करेगा, बेस्ड ऑन दैट वैलेंसी। यानी कि आउटरमोस्ट ऑर्बिट में, उसकी बाहरी ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है उसी के हिसाब से वो दूसरे के साथ बॉन्ड्स बना सकता है। जैसे सोडियम की बात करूं तो सोडियम का अभी हमने देखा कि उसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2,8,1, यानी कि 1 जो बाहर का है उसको वो डोनेट कर देगा, लूज कर देगा, और उसकी वैलेंसी बोली जाएगी 1। ऑक्सीजन सिमिलरली, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, इसीलिए उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,6, और इसीलिए वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, उसकी वैलेंसी हो गई 2। तो एक्से सिंपल ट्रिक से अगर आपको समझाऊं, सिंपल ट्रिक से, कि अगर 1 से 4 वैलेंस, बाहरी ऑर्बिट में 1 से 4 इलेक्ट्रॉन है तो वही उसकी वैलेंसी हो गई, और अगर उसके पास 5 to 7 इलेक्ट्रॉन्स है तो नंबर 8 एक फिक्स है जिसमें से उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को माइनस करो, वो उसकी वैलेंसी हो जाएगी। यानी किसी जैसे ऑक्सीजन की बात की तो ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, उसको 8 में से माइनस करो, 8 - 6 मेक्स 2 इज द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन। तो ऐसे उसकी वैलेंसी डिफाइन होती है। तो और समझते हैं साइंस का ट्विन गेम, यानी कि आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। इसको समझने के लिए पहले 2 चीजें समझ लो, एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास, या फिर मास नंबर। एटॉमिक नंबर यानी कि किसी भी एटम के पास जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है
दैट इज द एटॉमिक नंबर। अगर एटॉमिक मास की बात करूं तो जितने प्रोटॉन है प्लस जितने न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के नंबर्स का प्लस करोगे वो बनेगा आपका मास नंबर या फिर एटॉमिक मास। तो अभी बात करते हैं आइसोटॉप्स की। आइसोटॉप्स में सेम एलिमेंट रहता है लेकिन उसका मास नंबर यानी कि डिफरेंट उसके मासेस होते हैं, जैसे प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। प्रोटियम तीनों हाइड्रोजन के ही फॉर्म है, अगर उसके पास एक ही प्रोटॉन है तो वो हो गया प्रोटॉन, प्रोटियम यानी कि न्यूट्रॉन नहीं है। अगर एक प्रोटॉन है एक न्यूट्रॉन है वो बन गया ड्यूटेरियम, और एक प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन यानी कि वो बन गया ट्रिटियम। एटॉमिक नंबर की बात करूं तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम में एक एक ही प्रोटॉन है लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के डिफरेंट होने की वजह से वो एक दूसरे के आइसोटॉप्स हैं। वैसे ही आइसोबार्स यानी कि उसमें डिफरेंट एलिमेंट रहेंगे लेकिन उसका मास नंबर सेम रहेगा। एग्जांपल आर्गोन जिसका मास नंबर है 40 एंड कैल्शियम जिसका मास नंबर है 40। ये दोनों का मास नंबर सेम है लेकिन दिस एलिमेंट्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की वजह से ये दोनों अलग अलग है, यानी कि सेम एलिमेंट का अलग अलग वर्जन है। तो इसको हम आइसोटॉप्स या फिर आइसोबार्स ऐसे समझ सकते हैं। तो एक सीक्रेट बात बता दूं कि ये चैनल पे आपको हर हफ्ते 500 रुपए जीतने का मौका मिलता है। हर मंगलवार रात के 9:15 बजे एक लाइव क्विज होता है जिसमें क्वेश्चंस का आंसर करके आप रियल मनी जीत सकते हो। क्या, कैसे, ये सब का आंसर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और अगर मेरे लाइव सेशंस को चेक करोगे तो भी आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो चलिए, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, मैंने एटम्स के बारे में जो भी फुल रिवीजन आपको किया है, कराया है, जो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। ये एक एग्जाम बूस्टर है जो आपको एग्जाम में 110% काम आने वाला है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लाइव में से। तब तक हैप्पी लर्निंग।